नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम कानूनी मामलों, कोर्ट के फैसलों और राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से उनके निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न केवल तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कुछ पत्रकार और अखबार किस हद तक गिरकर न्यायपालिका को भी बदनाम कर रहे हैं। मामला यह है कि मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायण की पीठ ने अपने 21 मई 2025 के एक फैसले से तमिलनाडु सरकार के विश्वविद्यालय संशोधन कानूनों को रोकने का आदेश दे दिया। केंद्र सरकार विरोधी पत्रकार, बल्कि ऐसे पत्रकारों को मोदी विरोधी कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये पत्रकार इस फैसले की ही आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि ये तो जजों को ही सनातनी और बीजेपी समर्थक कहकर उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इन न्यायमूर्तियों की तिलक और चंदन लगी फोटो छापकर अपने चैनलों पर दिखाकर इसे सिद्ध करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मित्रों, इसे ही पीत पत्रकारिता, चाटुकारिता या दरबारी पत्रकारिता कह सकते हैं, क्योंकि ये निहित स्वार्थ के आधार पर मामले को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि तथ्यों की तरफ जनता का ध्यान ही न जा पाए। तो चलिए मित्रों, मामले को समझने का प्रयास करते हैं। इस मामले की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2025 का वही फैसला है जो नूपुर शर्मा को झाड़ लगाने वाले जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के मामले में दिया था और राष्ट्रपति और गवर्नर को 3 महीने में निर्णय लेने का आदेश पारित करते हुए तमिलनाडु सरकार के उन बिलों को स्वतः मंजूर भी मान लिया था। और देश के इतिहास में यह पहली बार भी हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ये बिल बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर के कानून बन गए थे। लेकिन प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी इस मामले में हाईकोर्ट ने क्यों हस्तक्षेप किया? यही वो सच है जो ये दरबारी पत्रकार नहीं बता रहे हैं। आइए इस साजिश को उजागर करते हैं और सच का तथ्यों के साथ विश्लेषण भी करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों के सामने भी ये बात आए। हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायण की पीठ ने 21 मई 2025 को तमिलनाडु सरकार के 18 विश्वविद्यालयों के लिए बनाए गए संशोधन कानूनों पर अस्थायी रोक लगाई है। इस कानून के द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से छीनकर राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने 2020 से 2023 के बीच 18 सरकारी विश्वविद्यालयों जैसे तमिलनाडु मत्स्य विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय और मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के लिए कानूनों में संशोधन किए थे। इनका मकसद था कि कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल, जो विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं, से छीनकर राज्य सरकार को देना चाहिए। लेकिन राज्यपाल आर.एन. रवि ने इन बिलों को मंजूरी नहीं दी थी, इसमें देरी की थी और कुछ को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इसी कारण तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का बिलों को लटकाना असंवैधानिक था। कोर्ट ने इन बिलों को 18 नवंबर 2023 से स्वतः मंजूर मान लिया था और ये तब से कानून बन गए थे। मित्रों, यहीं पर पेच है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों और उनके द्वारा की गई देरी पर फैसला दिया था और समय सीमा तय की थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिनों में फैसला कर लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन बिलों की संवैधानिक वैधता, यानी क्या ये बिल कानून संविधान के अनुरूप हैं, कानून सम्मत हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा से संबंधित इस कानून की घोषणा की, तिरुनेलवेली के वकील के वेंकट चलपति ने, जिन्हें कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ने 12 मई 2025 को मद्रास हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी थी और अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया था कि यह कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है। ये यूजीसी नियम 2018 के खिलाफ है, जो कहते हैं कि कुलपति की नियुक्ति चांसलर राज्यपाल को करनी है। इसमें सरकार शब्द की परिभाषा अस्पष्ट है, जिससे नियुक्तियों में भ्रष्टाचार या पक्षपात हो सकता है। ये विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका को कमजोर करने वाले हैं। अगर ये नियुक्तियां गलत साबित हुई तो विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था फैल सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने कुट्टी के इन तर्कों को स्वीकार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बिलों की संवैधानिक वैधता पर कुछ नहीं कहा था। इसलिए 21 मई 2025 को जस्टिस स्वामीनाथन और लक्ष्मी नारायण की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद इन कानूनों के उस हिस्से पर रोक लगा दी जो कुलपति नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को देता था।
कोर्ट ने कहा कि ये कानून यूजीसी नियमों के खिलाफ लगते हैं और इन्हें लागू करने से सार्वजनिक हित को नुकसान हो सकता है। सवाल यह है कि कुछ पत्रकार इस फैसले की आलोचना क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि यह तमिलनाडु की डीएमके सरकार के खिलाफ गया है? ये पत्रकार जजों पर सनातनी और बीजेपी समर्थक होने का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, बिना ये देखे कि यह फैसला कानूनी आधार पर दिया गया है? हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल राज्यपाल की देरी पर था, न कि कानूनों की वैधता पर। फिर भी पत्रकार जजों के तिलक और चंदन पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो हास्यास्पद है। पत्रकारों को चाहिए कि वे कोर्ट के तर्कों को पढ़ें, जैसे यूजीसी नियमों का उल्लंघन और सार्वजनिक हित की रक्षा, न कि जजों की धार्मिक पहचान पर सवाल उठाएं। ऐसे पत्रकार पत्रकारिता का स्तर गिरा रहे हैं। वे निष्पक्षता छोड़कर राजनीतिक एजेंडे को ही बढ़ावा दे रहे हैं। कोर्ट ने डीएमके सांसद और वकील पी विल्सन की भी आलोचना की, जिन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रहा है। जजों ने इसे हास्यास्पद बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कानून संवैधानिक है? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि क्या तिलक या चंदन लगाना अपराध है इस देश में? क्या तिलक और चंदन लगाए जाने के कारण जजों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं? क्या तिलक और चंदन लगा करके हम अपने सनातन धर्म का पालन भी नहीं कर सकते या जज वगैरह नहीं कर सकते? ये तो पत्रकारिता का ही अपमान है। पत्रकारिता का धर्म है तथ्यों को सामने लाना, कानूनी तर्कों को समझाना, न कि जजों की धार्मिक पहचान पर कीचड़ उछालना। जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ मामले को सुनते समय कहा भी था कि जजों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उनका धर्म संविधान है, कानून है। वहीं जब नए मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई ने शपथ ली, तब उन्होंने कहा कि मेरा धर्म बौद्ध है। तो क्या इसका क्या मतलब है? क्या उनके फैसले धार्मिक आधार पर हुआ करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं कम से कम ऐसा नहीं मानता। फिर पत्रकारों को जजों की निजी आस्था पर सवाल उठाने का हक कैसे मिल जाता है? निजी आस्था है। यह निंदनीय है और पत्रकारिता के पतन का प्रतीक है। यह स्टे अस्थायी है। हाईकोर्ट जब जांचेगा कि यह कानून संवैधानिक है या नहीं, कानून सम्मत है या नहीं, तभी तो कोई निर्णय लेगा। तमिलनाडु सरकार ने भी कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। तो फिर इतने जल्दी उंगली उठाने की क्या जरूरत है? इतने जल्दी जो है पत्रकारों को इस तरीके से लाछन लगाने की जजों के ऊपर क्या जरूरत है? यह मामला शिक्षा, संविधान और केंद्र राज्य संबंधों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो मित्रों, यह था इस मामले का पूरा सच। क्या आपको लगता है कि पत्रकारों को जजों की धार्मिक पहचान पर टिप्पणी करने का अधिकार है, या हमें जजों के फैसलों को कानूनी आधार पर देखना चाहिए? मुझे तो भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे जी की बात बिल्कुल सही लगती है। जजों को नहीं बोलना चाहिए, उनके फैसले बोलते होना चाहिए। पत्रकारों को नहीं बोलना चाहिए, उनके कलम को बोलते होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जिन्होंने कई आतंकवादियों को जमानत नहीं दी थी और यहां तक कि वकीलों के गलत कार्यों को भी नहीं बख्शा था, उन्हें अपनी फेयरवेल विदाई पार्टी भी नहीं दी गई। वो अभी रिटायर हुई हैं। निशिकांत दुबे की आलोचना करने वाले कपिल सिब्बल ने इस मामले में क्यों आवाज नहीं उठाई? प्रश्न तो खड़े ही हो रहे हैं ना। क्या पार्टी की निष्ठा देश से बड़ी हो रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।